नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मराठी एक्ट्रेस मनवा नाइक सुर्खियों में है आजकल। मनवा ने उबर कैब के ड्राइवर पर बदतमीजी और धमकी देने का आरोप लगाया, लेकिन कैब ड्राइवर की बदसलूकी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं। बदसलूकी ज्यादातर महिला यात्रियों के साथ ही होती है। प्राइस सर्च तो अब आम हो गया है। ओला उबर के ड्राइवरों पर राइड कैंसिल करने, यात्रियों को बीच में ही उतार देने, टैक्सी को साफ सुथरा नहीं रखने, पेमेंट कैश में ही लेने की जिद, ऐसे कई आरोप हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस मुद्दे पर बात कम ही होती है और ये हमारी और आपके अधिकार की बात है, एक बतौर एक ग्राहक और साथ ही साथ एक नागरिक की सेफ्टी का भी सवाल है। जानेंगे कि ओला उबर पर नकेल कैसे कसी जा सकती है, उनके ड्राइवर्स की मनमानी कैसे रुकेगी। इस कई लेयर हैं इस पूरे मसले में, उन तमाम परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एक्ट्रेस और डायरेक्टर मनवा नाइक उबर ड्राइवर को लेकर चर्चा में हैं। मनवा ने ड्राइवर पर बदसलूकी और धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वो कैब से रात 8:15 पर बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से घर जा रही थी। वो गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर फोन पर बात करने लगा। जब एक्ट्रेस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो बदतमीजी पर उतर आए। यही नहीं, जब एक्ट्रेस ने पुलिस थाने जाने की बात कही, एक अंधेरी जगह कैब रोकने की कोशिश की। जब एक्ट्रेस को खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक बाइक सवार और रिक्शा वाले ने कैब को रोककर उन्हें बाहर निकाला। एक्ट्रेस मनवा नाइक ने पूरी घटना को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। कैब ड्राइवर्स की बदसलूकी और मनमानी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। खास तौर पर अकेली यात्रा कर रही महिलाओं के लिए कैब सुरक्षित नहीं रह गई है। यही नहीं, सुरक्षा के साथ साथ तमाम तरह की परेशानियां भी यात्रियों को झेलनी पड़ती हैं। मसलन कैब बुक कराने के बाद भी ड्राइवर नहीं पहुंचता। वो चाहता है कि यात्री अपनी राइड कैंसिल कर दें, जिससे ड्राइवर को कैंसिलेशन के 50 रुपए मिल जाएं। यही नहीं, कई बार डेस्टिनेशन पास होने के बावजूद यात्री को लंबी दूरी घुमाकर पहुंचाया जाता है ताकि ज्यादा किराया मिल सके। कई बार कैब ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा राइड कर सकें। यही नहीं, यात्रियों को बीच में ही उतार देने, टैक्सी को साफ नहीं रखने, पेमेंट कैश में लेने की जिद जैसी समस्याएं पुरानी हो चुकी हैं। अब ये भी जान लीजिए कि कैब से यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। दरअसल आप जिस जगह जा रहे हैं उस जगह की जीपीएस लोकेशन ट्रैक करें ताकि ड्राइवर आपको गलत रास्ते पर न भटका सके। ड्राइवर का नाम, कार नंबर, ड्राइवर का फोन नंबर, कैब राइड की जानकारी किसी के साथ जरूर शेयर करें। खतरा महसूस होने पर 100 नंबर पर डायल करना न भूलें। एक्ट्रेस मनवा नाइक के साथ बदसलूकी की घटना ने तमाम कैब ऑपरेटर्स पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। खास तौर पर जो महिलाएं अकेले सफर करती हैं, उनके लिए कैब की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि अर्बन टैक्सी सर्विसेज को रेगुलेट कैसे किया जाए ताकि कैब में बैठा यात्री खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और आए दिन होने वाली इन कैब एग्रीगेटर्स और ड्राइवर्स की मनमानी पर रोक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ संजय सम्राट जी जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली टैक्सी एसोसिएशन के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के। प्रोफेसर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। मैं संजय जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। और यहाँ पर हम लोग मराठी एक्ट्रेस की बात तो कर रहे हैं, उनके साथ जो बदसलूकी हुई है और बदसलूकी की इस तरह की घटनाएं अक्सर आती रहती है, लेकिन ओला उबर के बाद आने के बाद ये लग रहा था कि बदसलूकी तो कम से कम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर चलो किया भी तो नेक्स्ट टाइम जो है वो ड्राइवर को या तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा या उसे कैब एग्रीगेटर का जो ऐप है उससे बाहर कर दिया जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन यहां पर इशू बहुत बड़ा है। यहां पर इशू बेवजह राइड कैंसिलेशन का है, यहां पर इशू प्राइस सर्ज का है, मनमानी का है। जिस रूट पर आपको चलना है आप उसी पर आएंगे, दूसरे पे नहीं जाएंगे। आप गाड़ी की साफ सफाई नहीं रखते हैं, आप एसी नहीं चलाते हैं अगर ग्राहक कह रहा है,
यहां पर पूरे के पूरे कैब एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर जो उठ रहे सवाल हैं वो हैं, ये कोई स्टैंड अलोन शिकायत नहीं है। ये कब दूर होंगी और कैसे दुरुस्त होंगी? संजय सम्राट। सर, ये सबसे बड़ी जो कमी है इसमें दिल्ली सरकार की है कि दिल्ली सरकार ने 2017 सिटी टैक्सी स्कीम लागू करने की बात कही थी और अब 2022 खत्म होने को हो रहा है एक तरीके से, वो ये लागू नहीं करी गई है। इन कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। इससे भी पहले बलात्कार लड़कियों के होते रहे इन कंपनियों के ड्राइवरों द्वारा। इन कंपनियों के ड्राइवरों द्वारा एक इंजीनियर का किडनैप भी हो गया पीछे, क्या काफ़ी केस चलते रहे मॉलेस्टेशन के, छेड़छाड़ के, ये तो आम बात है। अभी क्या है कि इन कंपनियों का जो रेट है वो सरचार्ज ये लगाते रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा गलती दिल्ली सरकार की इसमें सबसे ज़्यादा है कि दिल्ली सरकार ने अब तक इनको लागू नहीं करा। और सबसे बड़ी जो और भी बात है कि इतना बड़ा स्कैम दिल्ली के अंदर हो रहा है कि दिल्ली के अंदर इन गाड़ियों में मीटर लगे हुए हैं कि, और वो दिल्ली सरकार उस मीटर का पैसा भी 2-2.5 हज़ार रुपये लेती है। हर साल चेक भी होते हैं वो मीटर, लेकिन ये गाड़ियां उन मीटर के द्वारा नहीं चलती। इन गाड़ियों को कोई कॉल सेंटर नहीं है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इन गाड़ियों को फायदा पहुंचाने की साजिश कर रही है। इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी भूमिका है। तो भूमिका तो इन दोनों सरकारों की है, लेकिन जो पिसरा है वो आम नागरिक जो दिल्ली का। संजय जी, आप कह रहे हैं कि कॉल सेंटर कोई है नहीं, मतलब ओला उबर अगर उसके साथ कोई गड़बड़ होता है इन कैब एग्रीगेटर सर्विसेज में, तो इनके तो कॉल सेंटर्स होते हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, इन कंपनियों का दावा है। पर 5 रुपए का बटन लगाकर और गाड़ी वालों से 9-9 हज़ार रुपए ले रहे हैं और उसमें कोई पुलिस नहीं आती उस बटन को दबाने से। तो ये जो गलतियां हैं इसमें ओला उबर के साथ साथ दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी ज्यादा है। तो इस बात को मैं आपको बता एक तो ये दिल्ली, हाँ आपने दिल्ली सरकार का एग्जाम्पल जरूर दिया है, लेकिन हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो पूरे हिंदुस्तान में जो अलग अलग राज्यों में जो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, हम तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ड्राइवर के एटिकेट्स, संजय जी मुझे थोड़ा सा समझाएं, ये ड्राइवर के एटिकेट्स, अब ड्राइवर की बदसलूकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैब एग्रीगेटर सर्विसेज से जुड़े हुए ड्राइवर्स हैं, उनमें तो फिर भी एक तरह से जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। जो आमतौर पर जो कैब सर्विसेज होती हैं उनमें भी इस तरह का एटीट्यूड का दिक्कत है ड्राइवरों के साथ, बट हम तो यहाँ पे कैब बेस्ड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो बिना ऐप वाले ड्राइवर हैं वो ठीक हैं, जैसे ही वो ऐप ले लेते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। सर ऐसा है कि मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में ये देश आजाद हुए अब 76वां साल चल रहा है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्वरूप बदल के आ रही है। अभी ओला उबर के रूप में आ गई है कि जो ड्राइवरों का शोषण कर रही है। ये 24-24 घंटे काम कराती है, ड्राइवर इनके रोडों पे पड़ा रहते हैं, गाड़ी में से तो बदबू आनी है। ये लोग मौजे पहन के सोते रहते हैं, रात में सोते रहते हैं, तो इनके साथ भी दिक्कतें हैं। ड्राइवरों को भी इन्होंने कंपनियों ने गुलाम बना रखा है। तो देश तो आज़ाद हो गया, 76वां साल चल रहा है, लेकिन आज़ादी का जो इन्होंने मामला है उसको बदल दिया है। इनको गुलामी के दूसरे रूप आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं आऊंगा इस पे। देखिए आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और ऐसा नहीं है कि हम आज के शो से सिर्फ ड्राइवर्स को ही कोस रहे हैं या उनकी ही गलती, उनको ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिन जिन पॉइंट्स पे आपने इशारा किया है हम उन पॉइंट्स पे जरूर बात करेंगे। हमको ये भी पता चला है कि पहले जो मेहनताना, मैं आऊंगा संजय भाई मैं आऊंगा, संजय भाई मैं आऊंगा आपके पास, टैक्सी स्टैंड होते हैं। मैं आऊंगा सर आपके पास। मैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार के पास इस वक्त चलूंगा। जी सर देखिए, जो रोड सेफ्टी है और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इकोसिस्टम है उसमें हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पिलर है सर। लेकिन अगर वो पिलर सुरक्षित नहीं है, और खास तौर से कैब एग्रीगेटर सर्विसेज जो कि एक रिवॉल्यूशन के नाम पर आई थी, जिन्होंने कहा था कि भाई अब तो यात्रा करने का अनुभव बदल जाएगा, पूरा का पूरा माहौल बदल जाएगा, इस तरह की जो बेसिक शिकायतें हैं वो पूरे के पूरे हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम पर कितना बड़ा खतरा बनती हैं सर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है सेफ्टी का जी, और खास करके सेफ्टी, इसमें पैसेंजर सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम जी। और ये काफ़ी हमने सर्वे भी किए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में
सेफ्टी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके चलते लोग जो है मोड को शिफ्ट करते हैं। जैसे कि आपने बताया एग्रीगेटर सर्विस आई और एक रिवॉल्यूशन हुआ। अगर सेफ्टी अगर उसमें हमने कंपोनेंट नहीं इंक्लूड किया तो लोग जो है फिर प्राइवेट अपनी वाहनों इस्तेमाल करने लगेंगे। फिर से सड़कें जाम होना शुरू हो जाएगी जो पहले हुआ करती। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत ज़्यादा मुझे जो लगता है कि मतलब बहुत थोड़ी-थोड़ी बेसिक कदमों को मतलब बेसिक चीज़ों को इंक्लूड करनी है, जो कि हम ध्यान देना भूल जाते हैं। अक्सर अक्सर होता क्या है कि जब हम किसी सिस्टम पे जब जैसे एग्रीगेटर पे बिलीव करने लगते हैं तो आम तौर पे ये जो कंपोनेंट है सेफ्टी कंपोनेंट है और जो कन्वीनिएंट है, कन्वीनिएंट और सेफ्टी दोनों ही साथ चलता है और इस पे थोड़ी-थोड़ी टाइम पीरियड के हिसाब से एक क्वालिटी चेक करने की ज़रूरत है। तो मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से बाकी कॉरपोरेशंस में एक तरह का रैंडम चेकिंग होते हैं कि आप जैसे टिकट के लिए है, टिकट की रैंडम चेकिंग हो गई या बसेस चल रहे हैं तो उसमें रैंडम चेकिंग हो जाए। उसी तरह से एग्रीगेटर जो सर्विसेज हैं, जी। जो भी सर्विसेज है उसमें एक रैंडम चेकिंग हो जाए कि वो स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो सर, इससे क्या यहाँ पे होगा तो कि एक ओला के awareness, सीईओ भाविश अग्रवाल ने कुछ दिन पहले जब ये जो राइट कैंसिलेशन का जो इशू है वो बड़े हाई लेवल पे पहुंचा और कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल खुद सामने आए। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि मैं सॉल्यूशन ला रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब ड्राइवर जो है वो ड्रॉप लोकेशन देख पाएगा, इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट भी देख पाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप आज देखिए ओला के ड्राइवर्स राइट कैंसिल पे कैंसिल किए जा रहे हैं। मोड ऑफ पेमेंट को लेकर उनकी अपनी अलग मनमानियां हैं। और खैर गंदगी का तो छोड़ ही दीजिए, उस पे तो खैर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी नहीं है। अब लोगों को जल्द से जल्द पहुंचना है, एयरपोर्ट पहुंचना है, दूसरी जगह पहुंचना है, हॉस्पिटल पहुंचना है, दफ्तर पहुंचना है। वो कहां ड्राइवर से लड़ते भिड़ते रहेंगे? तो इस पे तो हम जा ही नहीं रहे। लेकिन ओला के सीईओ के ये कि आप ड्रॉप लोकेशन देख पाएंगे ड्राइवर्स, उसके बावजूद ये ठीक नहीं हो रहा है। तो ये जवाबदेही कौन तय करेगा? संजय भाई, ये जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी? आप लोगों के पूरे इकोसिस्टम में इस बात पे चर्चा होती होगी, क्या सॉल्यूशन निकलेगा इसका? सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है एक तरीके से जो एक मैसेज जो है ना वो दिल्ली की तरफ से जाना चाहिए। हमारे दिल्ली के अंदर हर जगह दिल्ली में टैक्सी स्टैंड है, तो दिल्ली के जो टैक्सी स्टैंड वाले वो इतनी एक्सीलेंट सर्विस देते थे इन लोगों को कि हर कॉलोनी में जो लोग जानते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे, ड्राइवर भी साफ सुथरा आता था और कॉलोनी के लोग जानते थे। तो ये जो हमारे टैक्सी स्टैंड हैं उनको ये तो हटाने की सोच रहे हैं और ये जो ऐप बेस्ड टैक्सी है ओला उबर इनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी गाड़ी को जो रेट होता है वो दिल्ली सरकार द्वारा तय होता है। तो जितने भी हिंदुस्तान में राज्य है उसमें एक रेट तय किया जाए राज्य के हिसाब से, चाहे वो ओला उबर चलाए चाहे वो दूसरी चलाए, उनके ड्राइवरों की ड्यूटी जो टाइम है वो बांधे जाए कि भाई ये 12 घंटे से ज्यादा नहीं करेगा ड्यूटी और ये इस टाइम से ज्यादा करेगा तो उस पर ये पेनल्टी बढ़ेगी। इनका कोई कॉल सेंटर मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व डीजीपी और ट्रैफिक मामलों के जाने माने जानकार डॉक्टर पीएस पसरीचा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पसरीचा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर, हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि इसके बावजूद कि सीसीपीए ने एक्शन लेने को कह दिया, जो हमारी कंज्यूमर अथॉरिटी है, कोर्ट्स में कई बार ये मामला गया, खुद ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल सामने आए और उन्होंने कहा कि साहब हम जो है अब ड्रॉप लोकेशन दे देंगे, मोड ऑफ पेमेंट दे देंगे, तो उसके बाद सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ड्राइवर्स की मनमानी बंद नहीं हो रही है। और महाराष्ट्र का तो एक इंसिडेंस अभी ऐसा जिसमें एक महिला यात्री की सुरक्षा पर ही बहुत बड़ा सवाल उठ गया। तो ये सर कैसे दूर होगा और कितना बड़ा प्रश्न है ये बड़े अफसोस की बात है कि उबर ओला जैसी जो कैब सिस्टम एग्रीगेटर है उन लोगों को बिल्कुल खुली छूट मिली हुई है। ये बहुत टाइम आ गया है उन पे अंकुश लगाने का और मैं बड़े स्ट्रांग व्यू का हूँ कि इनको परमिट रजीम में लाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक परमिट रजीम में नहीं आएंगे जैसे दूसरी टैक्सीज हैं तब तक इनका जो डिसिप्लिन है उन पे कोई अंकुश नहीं लग सकेगा। बहुत ज़रूरी है कि इनके जो पूरे चेक्स हों, बैकग्राउंड, एजुकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस, आधार,
एड्रेसेस वगैरह, इवन कोई जनरल रेपुटेशन, कोई कन्विक्शन वगैरह तो नहीं है इनकी, तो या कोई सीरियस अफेयर्स में तो नहीं इन्वॉल्व है, कोई ड्रंक एंड ड्राइव, दारू पी कर गाड़ी चलाना, या पैसेंजर के साथ मिसबिहेवियर, या मोबाइल पकड़ के अपनी गाड़ी चलाना वगैरह, ओवर स्पीडिंग वगैरह। जब तक ये चीज़ों को देख के, जब तक हम इन पे एक्शन का एक प्रोविजन नहीं रखेंगे लीगल, ये प्रॉब्लम आपकी चलती रहेगी। पिछली भी 2 साल पहले भी मैं इस पे ऊपर डिस्कशन हो चुकी है, नहीं तो डिस्कशन का कोई फायदा ही नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट को इनके ऊपर अंकुश लगाना ही चाहिए, इनको परमिट रिजीम में लाना ही चाहिए, चाहे वो नाराज होते हैं। परमिट रिजीम में क्या होगा सर? परमिट रिजीम में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को, आरटीओ को पूरी पावर मिल जाती है कि इनका जो बिहेवियर देख के इन पे लीगल एक्शन हो सकता है, इनका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, इनके एग्रीगेटर जो हैं, जो उन पर भी जिम्मेदारी आ सकती है कि वो सिर्फ ड्राइवर पे भी नहीं, जो एग्रीगेटर हैं, जो कमीशन लेके जो पैसा तो उनके पास ही जाता है, ड्राइवर को तो कम ही मिलता है, उन पे भी एक्शन होना चाहिए। बट आई एम सरप्राइज्ड डॉक्टर पसरीचा, आई एम सरप्राइज्ड, क्या अभी आरटीओ के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ओला उबर के कैब ड्राइवर के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर एक्शन ले सके? हाँ, वो ले सकते हैं एक्शन, जैसे किसी इंडिविजुअल ड्राइवर पे लिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये प्राइवेट कार की बात अलग है। अच्छा। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे टैक्सी, ऑटो रिक्शा, उसके लिए जो एक्शंस हैं बहुत सीरियस हैं, उनका परमिट भी कैंसिल हो सकता है। Absolutely. दैट एक्सटेंड, Absolutely. उनको फिर गाड़ी चला ही नहीं सकेंगे। Absolutely. और जो ऑर्डिनरी ड्राइवर का है, उनके लिए तो एक्शन बड़ा एवरेज रहता है। लेकिन ये वाला असली है जब एग्रीगेटर पे और इनके ड्राइवरों पे जब वो आएगा, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इंडिविजुअल ड्राइवर के तौर पर, इंडिविजुअल वाहन चालक के तौर पर तो लायबिलिटीज ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक ऐसा परमिट रिजीम हो जिसमें एग्रीगेटर सर्विसेज को भी उनको जिम्मेदारी तय हो। एक ऐसा रिजीम, एक स्ट्रॉन्ग रिजीम आना बहुत जरूरी है। तो ओला उबर की ये जो मनमानियां चलती हैं, मनमर्जियां चलती हैं राइड के दौरान, और इसका कोई पूछने वाला नहीं है, एक ऐसे बड़े ही लाचार इकोसिस्टम से हम कैसे पार पाएं, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। प्रोफेसर कुमार, अब सिर्फ ड्राइवर्स ही नहीं है ब्लेम करने के लिए। देखिए, जैसा हम कह रहे हैं कि कैब एग्रीगेटर सर्विसेज भी हैं, वो कहते हैं साहब कि ड्राइवर पार्टनर्स की जब शिकायत होगी हम तभी उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे। अच्छा, कई बार शिकायत भी हो जाती है, रेटिंग गलत दे देते हैं, बाकायदा उनके नाम मेंशन करके मेल्स भी जाती हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि कोई लिस्ट ऐसी हमने आज तक देखी नहीं है जिसमें ओला उबर कहे कि साहब देखिए हमने इतने ड्राइवर्स को जो है ब्लैकलिस्ट किया आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये जिम्मेदारी ड्राइवर हो या एग्रीगेटर, ये हर तरह से सुनिश्चित होनी जरूरी है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है कि एग्रीगेटर और ड्राइवर की जिम्मेवारी तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ मुझे लग रहा है कि जब इस तरह के केसेस बढ़ जाते हैं तो इसमें सरकार भी अपनी एक जिम्मेवारी निभाए। क्यों नहीं इनके पास एक प्रॉपर तरीके से एक इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल हो कि जो इस तरह के इशू हो रहे हैं उसमें कितने केस इन्होंने रिजॉल्व किए, कुछ इस तरह का रिपोर्टिंग सिस्टम। एब्सोल्युटली, वेरी वैलिड पॉइंट प्रोफेसर कुमार, आपने बहुत सही सवाल उठाया। डॉक्टर पसरीचा, ये रेगुलर चेक होने चाहिए कि जो दावे इन कंपनियों के द्वारा किए जा रहे हैं वो एक्चुअल में ये लोग इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ ये हवा ही हैं। ये पूरा रेटिंग सिस्टम, ये नेगेटिव ब्लैकलिस्ट और इस तरह का पूरा इसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ सीसीपीए ने कुछ दिन पहले बोला कि साहब हम एक्शन लेंगे, ये सीसीपीए से ऊपर उठकर अब एक कानून के रूप में आना चाहिए। यही कारण है कि मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि इनको परमिट रिजीम के अंदर लाना जरूरी है लीगली। एक बार वो लीगली आ गए तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इनको कोई भी जनरल डूज एंड डोंट्स, कौन सी कंडीशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सब दे सकता है, उनकी इंस्पेक्शन कर सकता है, उनके रिकॉर्ड चेक कर सकता है, ड्राइवर के रिकॉर्ड चेक कर सकता है। इवन ही कैन से कि जैसे सेफ्टी के लिए कि फ्रंट सीट के पीछे पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ड्राइवर की फोटोग्राफ, उसका एड्रेस, एग्रीगेटर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और हर पैसेंजर को चाहिए कि उसकी फोटो ले ले और जो ही टैक्सी में बैठे लेट द ड्राइवर नो, और वो अपनी फोटो है व्हाट्सएप पे अपने किसी घर पे या अपने फ्रेंड को भेज दे कि मैं इस टैक्सी में बैठा हूँ या बैठी हूँ।
इस तरह की जब चीजें शुरू आज हो जाएंगी, ये तभी होंगी जब परमिट रिजीम आएगा। अगर परमिट रिजीम नहीं आएगा तो कोई भी कंडीशन उसमें डाली नहीं जा सकती। दैट्स द पॉइंट। एब्सोल्युटली। और संजय भाई, आप कुछ सरकार से कहेंगे, क्योंकि बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, सरकार को एक ठोस कानून लाना ही पड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि भारत की जनता को इस चीज से निजात मिले, इस चीज से लिए, तो इसका एक ही सॉल्यूशन रहेगा कि ये जो ओला उबर के सीईओ हैं, भावेश अग्रवाल हैं, चाहे उबर के सीईओ हैं, वो और जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, इनको जेल भेजना चाहिए अगर किसी महिला से बलात्कार इन गाड़ियों में होता है, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। जब इन लोगों को जेल भेजा जाएगा, ये सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। नहीं तो ये हम इंटरव्यू देते रहेंगे, बातें बनती रहेंगी, होएगा कुछ नहीं। अगर इसका पक्का सॉल्यूशन निकालना है तो इन लोगों को जेल भेजना जरूरी, लाजमी कर देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि बदसलूकी किसी भी यात्री से हो, इसमें जिम्मेदारी कैब एग्रीगेटर्स की भी तय होना बेहद जरूरी है। और ये आज की डिमांड नहीं है, ये बहुत पुरानी डिमांड है। इस पे कुछ कदम सरकार के द्वारा उठाए भी गए, सीसीपीए के द्वारा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि और ठोस कदम उठाए जाएं ताकि इन कैब एग्रीगेटर सर्विसेज का जो पूरा इकोसिस्टम है, ये जो ऐप बेस्ड कार्स का पूरा जो सिस्टम है, उसकी जिम्मेदारी तय हो पाए, लीगली रिस्पॉन्सिबल हो पाए। एक ऐसा इकोसिस्टम अब बहुत जरूरी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविंद्र कुमार, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी वक्त निकाला। डॉक्टर पसरीचा, थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।